नमस्कार, मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। शाम के 5 बजने वाले हैं और शुरू हो चुका है आप सभी का पसंदीदा कार्यक्रम दंगल। आज के दंगल में देश के सामने पैदा हो रहे एक बड़े खतरे की बात करना बेहद जरूरी है। खुलासा हुआ है कि भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने की साजिश चल रही है। पटना पुलिस ने दावा किया है कि फुलवारी शरीफ में जो संदिग्ध पकड़े गए हैं उनके पास से ऐसे सीक्रेट दस्तावेज मिले हैं जिनमें आज से 25 साल बाद भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने का ब्लूप्रिंट रखा गया है। यह खुलासा तब हुआ जब पीएम मोदी के 12 जुलाई वाले पटना दौरे को लेकर पुलिस सतर्कता से जांच पड़ताल कर रही थी। तभी पुलिस को पता चला था कि फुलवारी शरीफ के इलाके में 6-7 जुलाई को संदिग्ध गतिविधियां हुई थी। इसी सूचना पर पुलिस ने कार्रवाई की तो मोहम्मद जलालुद्दीन और अतहर परवेज नाम के 2 संदिग्ध गिरफ्त में आए। इनकी पड़ताल में पता चला है कि मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग के नाम पर पटना में अलग अलग, आपको बता दें, पटना के अलावा अलग अलग राज्यों के नौजवानों को ये बुलाकर पटना में आर्म्स की ट्रेनिंग दे रहे थे और इन्हीं आरोपियों के ठिकाने से पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के झंडे, बैनर और आपत्तिजनक दस्तावेज भी मिले हैं। इन्हीं में से एक सीक्रेट डॉक्यूमेंट में लिखा गया है कि अगर भारत के 10% मुसलमान पीएफआई के साथ आ जाएं तो तुर्की जैसे इस्लामिक देश की मदद से भारत को इस्लामिक राष्ट्र बना दिया जाएगा। चिंता की बात यह है कि ऐसा ही कुछ खुलासा पिछले हफ्ते तेलंगाना में भी हुआ था, जहां मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग के नाम पर नौजवानों को हथियारों की ट्रेनिंग दी जा रही थी। तो इन्हीं खुलासों से उठे सवालों पर आज दंगल में बड़ी चर्चा हम करने वाले हैं, लेकिन उसके पहले ये रिपोर्ट देखिए। 9 साल पहले पटना के गांधी मैदान में पीएम की रैली के ठीक पहले धमाका हुआ था। पीएम ने तब भी वहां से भाषण दिया था और 9 साल बाद पटना में विधानसभा शताब्दी समारोह में फिर जब प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे थे तो पटना पुलिस ने एक बड़ी अनहोनी रोक ली थी, क्योंकि तब तक बिहार पुलिस ने एक ऐसे मॉड्यूल का पर्दाफाश किया था जिसके खुलासे ने सबके होश उड़ा दिए। 2013 में जिस आतंकी को गांधी मैदान में धमाके के लिए पकड़ा गया था, उसी का भाई अतहर एक बार फिर आतंकी वारदात की योजनाएं बनाने के आरोप में पकड़ा गया है। मोहम्मद जलालुद्दीन और अतहर परवेज, यही वो 2 चेहरे हैं जिनकी तफ्तीश के बाद बिहार पुलिस ने खुलासे किए हैं, जिसमें जलालुद्दीन झारखंड पुलिस में दरोगा के पद से रिटायर हुआ है और अतहर परवेज प्रतिबंधित आतंकी संगठन सिमी का पुराना कार्यकर्ता रहा है। बिहार पुलिस के दावे के मुताबिक इनकी तफ्तीश में पता चला है कि भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ने का रोड मैप बनाया गया है। भारत से युद्ध में तुर्की जैसे इस्लामिक राष्ट्रों से मदद की योजना बनाई जा रही है। भारत को 2047 तक इस्लामिक राष्ट्र बनाने की साजिश है। मार्शल आर्ट के नाम पर नौजवानों को हथियारों की ट्रेनिंग दी जाती है। तमिलनाडु, केरल, पश्चिम बंगाल, झारखंड, उत्तर प्रदेश के नौजवान पटना आते हैं। फर्जी नाम पते का इस्तेमाल करके नौजवान ठहरते हैं। और बिहार पुलिस के इन दावों के पीछे क्या सबूत है, वो एडिशनल एसपी मनीष कुमार से सुनिए। इनका जो ये इंडिया विजन 2047 है, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया इज कॉन्फिडेंट दैट इवन इफ 10% ऑफ द टोटल मुस्लिम पॉपुलेशन रैली बिहाइंड इट, अगर पूरी मुस्लिम जनसंख्या का 10% भी पीएफआई के साथ आ जाता है, पीएफआई वुड सब्जुगेट द कावर्ड मेजॉरिटी कम्युनिटी। उसके बाद पीएफआई जो बहुसंख्यक, कमजोर और डरपोक समुदाय है, उसको उनके घुटने पे लाएगी एंड ब्रिंग बैक द ग्लोरी, और इनको इस्लाम में दाखिल कराएगी। प्रधानमंत्री मोदी के पटना दौरे से पहले अलर्ट बिहार पुलिस को ये सूचना मिली थी कि फुलवारी शरीफ के इसी अहमद मंजिल बिल्डिंग में 6-7 जुलाई को कुछ संदिग्ध गतिविधियां हुई हैं। पुलिस ने जब यहां छापा मारा तो पुलिस को कई आपत्तिजनक दस्तावेज मिले। जो हमारे पास रिकवर्ड हुआ है इंडिया विजन 2047, ये सिर्फ हमारे यहाँ नहीं, तेलंगाना पुलिस के एसपी इंड से मेरी बात हुई है अभी, तो उनके यहाँ भी आज से 2 महीने पहले इसी तरह का डॉक्यूमेंट्स रिकवर्ड हुआ था, वहाँ केस भी हुआ था। और इसमें जिस बात की शंका है, जिस बात की तरफ इशारा किया गया है, इस्लामिक कंट्री बनाने की बात है 47 तक, यस, यही विजन 2047 में उनके शब्दों में लिखा हुआ है। हालांकि बिहार पुलिस के इन दावों को पीएफआई ने गलत बताया है। पीएफआई की ओर से बयान जारी कर कहा गया है कि बिहार पुलिस के दावे हास्यास्पद और पीएफआई को बदनाम करने की कोशिश है।
पुलिस ने फर्जी दस्तावेज के आधार पर कहानी बनाई है। ऐसे ही दस्तावेज उत्तर प्रदेश के बस्ती में भी पुलिस की चार्जशीट में सामने आए थे। ऐसी अफवाह उड़ाकर संगठन को बदनाम करने से हमारे संवैधानिक अधिकार और सामाजिक न्याय के लिए लोकतंत्र की लड़ाई पर असर नहीं पड़ेगा। हालांकि पिछले हफ्ते तेलंगाना के निजामाबाद में भी अब्दुल कादर नाम का आरोपी पकड़ा गया था, जो मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग के नाम पर नौजवानों को हथियारों की ट्रेनिंग देता था। ये आप देख लीजिए, ये हम एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पीएफआई का झंडा काफी सारी संख्या में उस ट्रेनिंग सेंटर से मिला है जिसे हम आतंक की पाठशाला कह रहे हैं। और ये रहा, देखिए जो मैं खोज रहा था, मेंबरशिप एप्लीकेशन फॉर्म है। ये देखिए, अगर आप एसडीपीआई में शामिल होना चाहते हैं तो मेंबरशिप एप्लीकेशन फॉर्म है, आपको इसमें जानकारी भरनी है अपनी और आप शामिल हो सकते हैं एसडीपीआई बिहार में। तो आप नेहा, ये तमाम जो दस्तावेज हैं ये साफ तौर पर दिखाते हैं कि ये बहुत बड़ी साजिश जो है वो बिहार में जो है वो रची जा रही थी पीएफआई के द्वारा, एसडीपीआई के द्वारा। अब तक 5 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जबकि प्राथमिकी में 26 लोगों के नाम दर्ज हैं। कुल अभी तक जो छानबीन में बात सामने आई है उसमें 26 लोगों का नाम आया है और पुलिस के द्वारा जो एफआईआर दर्ज की गई है फुलवारी शरीफ में 827/22, उसमें गंभीर धाराएं हमने शामिल की हैं। 26 लोगों पर नामजद प्राथमिकी दर्ज कर दी गई है और अब इन 2 लोगों का क्या बैकग्राउंड रहा है, इनकी क्या क्रिमिनल हिस्ट्री रही है, सोशल मीडिया का भी एनालिसिस की जाएगी और मोबाइल फोन के भी सारे कॉन्टैक्ट्स वगैरह खंगाले जाएंगे। पुलिस के मुताबिक पकड़े गए संदिग्धों के तार पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया और एसडीपीआई से जुड़े हुए हैं और ये गतिविधियां उसी मकान में चल रही थी जिसे रिटायर्ड दरोगा जलालुद्दीन ने अतहर को किराए पर दिया था। अब जांच एजेंसियों ने इन आरोपियों के पास से मिले सबूतों, दस्तावेजों के आधार पर जांच की कार्रवाई तेज कर दी है। उम्मीद है कि जल्द ही इस आतंकी नेटवर्क का खुलासा हो जाएगा। रोहित कुमार सिंह के साथ सुजीत झा, पटना, आज तक। इस्लामिक राष्ट्र और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमले की साजिश को लेकर पीएफआई की तरफ जो तार जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं, इसके बाद सवाल यह खड़ा हो रहा है कि आखिर क्या वक्त आ गया है कि इस पर पूरी तरह से बैन लगा दिया जाए। बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर दंगल में आज चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि बहुत बड़ा खुलासा है ये। इसी पर चर्चा करने के लिए खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपसे करवा देती हूं। डॉक्टर संबित पात्रा जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वारिस पठान जी थोड़ी देर में आपको दिखाई देंगे, एआईएमआईएम के प्रवक्ता हमारे साथ होंगे। माधव आनंद जी, स्पोक्स पर्सन जेडीयू के, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुरेंद्र सिंह राजपूत जी, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं। और स्टूडियो में प्रोफेसर अवनिजेश अवस्थी जी, पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और डॉक्टर तस्लीम अहमद रहमानी, प्रेसिडेंट मुस्लिम पॉलिटिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के भी हमारे साथ जुड़ेंगे, जिनके साथ चर्चा में हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहले डॉक्टर संबित पात्रा जी, शुरुआत आपसे ही करते हुए, चूंकि मामला बेहद गंभीर है, 10% मिलकर इस्लामिक राष्ट्र में हिंदुस्तान को कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसकी पूरी की पूरी तैयारी और पूरी प्लानिंग, मोदी हटाओ इस्लामिक राष्ट्र बनाओ, इस खुलासे के बाद क्या है आपकी टिप्पणी? देखिए चित्रा जी, पहले तो मैं बिहार पुलिस और जो हमारे बाकी एजेंसीज हैं, चाहे वो एनआईए है चाहे वो आईबी है, मैं उनको धन्यवाद दूंगा कि इस प्रकार के एक मॉड्यूल को उन्होंने आज निरस्त किया है, इस प्रकार के एक मॉड्यूल को देश के सामने रखा है। और ये कोई नया विषय नहीं है। आप याद करिए, जिसको आज गिरफ्तार किया गया है अतहर का भाई पहले गांधी मैदान में इसी प्रकार से 2013 में, जब उस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं थे, उस समय वो कैंपेन के लिए गए थे पटना में 27 अक्टूबर 2013, तो गांधी मैदान में कैसे एक के बाद एक 8 बॉम्ब ब्लास्ट उन्हीं की रैली में हुए थे और एक बॉम्ब ठीक नरेंद्र मोदी जी के डायस के नीचे जहां उन्होंने भाषण दिया था उसके नीचे पाया गया था। 6 लोगों की मृत्यु भी हुई थी और 85 लोग उसमें घायल हुए थे। तो ये कोई नया विषय नहीं है। ऐसे मॉड्यूल हिंदुस्तान में कई जगह चले हैं और इस प्रकार की मानसिकता कि देश को बदल देना है, देश को एक उन्माद में लपेट देना है, देश को फैनेटिसिज्म की तरफ ले जाना है, कई ऐसे संगठन हैं जो इस प्रकार के काम कर रहे हैं, चाहे वो इंडियन मुजाहिदीन हो, चाहे वो जो आज मॉड्यूल फुलवारिया शरीफ में निकला है पटना में वो मॉड्यूल हो। दरभंगा मॉड्यूल भी आपने सुना होगा, दरभंगा मॉड्यूल भी यासीन भटकल का काफी उस समय उसका नाम हुआ था, क्योंकि उसने हिंदुस्तान में इसी प्रकार के एक परचम को लहराने की कोशिश की थी। मुझे लगता है बहुत धैर्य के साथ, धर्म के उन्माद को फैलाए बिना
इस विषय को टैकल करना होगा। और मुझे दुख केवल इस बात का होता है कि इस पर भी डिबेट होता है, आपको नहीं कह रहा हूं, डिबेट होता है, अर्थात एक पक्ष ऐसा होता है जो कहता है कि नहीं ये पुलिस झूठ बोल रही है, एक पक्ष ऐसा होता है जो इनको भी लॉयर्स इत्यादि मुहैया करने के प्रयास में रहते हैं, एक पक्ष ऐसा होता है जो इसमें भी राजनीति करने की कोशिश करती है। यह दुख का विषय है। मैं इसका जवाब ले लेती हूं। सुरेंद्र राजपूत जी कांग्रेस पार्टी की ओर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुरेंद्र राजपूत जी, क्या इतने गंभीर मामले में भी पॉलिटिक्स होती है? और जिस तरह का खुलासा हुआ है उसने तो पूरे देश को स्तब्ध कर दिया है। 2047 जब भारत अपनी स्वतंत्रता के 100 साल पूरे करेगा, उस समय इस्लामिक राष्ट्र बनाने की यह साजिश रची जा रही है। और जैसा कि संबित पात्रा ने यहां पर सवाल उठाए हैं कि कुछ लोगों को इसमें भी बहुत सारे सवाल पुलिस की मंशा को लेकर दिखाई देने लगते हैं। इशारा आप ही लोगों की ओर है। चित्रा जी, हम आतंक के विषय पर इशारेबाजी में बात नहीं करेंगे और न ही हम राजनीति करेंगे। हम तो दो बातें, आज मैं संबित से भी सहमत हूं और आपसे भी सहमत हूं, लेकिन एक चीज से मेरी असहमति है कि किसी माई के लाल की हैसियत, हिम्मत या हौसला नहीं है कि भारत की एकता को, अखंडता को और संप्रभुता को कोई चुनौती दे सके। कोई भी दुनिया की ऐसी ताकत नहीं है जो हमारी एकता और अखंडता को विखंडित करने की कोशिश कर सके या हमारे स्वरूप को बदलने की कोशिश कर सके। यह ताकत किसी में नहीं है। हमारा संविधान भी मजबूत है, हमारी पुलिस भी मजबूत है और हमारे संवैधानिक संस्थाएं उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई करने में पूरी तरीके से सक्षम है। मैं अपनी सुरक्षा एजेंसियों पर पूरा भरोसा है। एक बात। दूसरी बात जो आपने महत्वपूर्ण बात कही कि पीएफआई हो, चाहे बिहार पुलिस का वो हो, चाहे किसी का भी हो, मैं आपसे बहुत स्पष्ट कह रहा हूं, अगर ये इतनी बड़ी आतंकी साजिश का अनर्थ हुआ है, खुलासा हुआ है, तो इसकी जांच हाथ के हाथ तुरंत ही एनआईए को दे देनी चाहिए ताकि इसके विस्तृत सारी चीजों का पता चल सके। बिल्कुल। अब इसके बाद एक बात और आती है जहां पर एक विषय गंभीर खड़ा होता है, बगैर किसी राजनीतिक लाग लपेट के मैं कहता हूं चित्रा जी, पीएफआई को बैन करने की मांग हम लोग भी पहले से कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार ने भी की, कर्नाटक की सरकार ने भी की, भाजपा की सरकार है। और हमारा यह मानना है अभी तक केंद्र सरकार ने इस पर कोई निर्णय नहीं लिया है। ये हमारे लिए सोचनीय विषय है। भारतीय जनता पार्टी को इसका जरूर जवाब देना चाहिए, राजनीतिक आरोप या प्रत्यारोप से जवाब ले लेती हूं मैं। क्या संपर्क है, क्या संबंध है और क्यों पीएफआई को बैन नहीं किया जा रहा है। पीएफआई को तो हाथ के हाथ बैन कीजिए और उनके सदस्यों के खिलाफ धरपकड़ की कार्रवाई कीजिए। जो लोग भी आतंकी घटनाओं में किसी भी तरीके से प्रत्यक्ष या परोक्ष जो लोग भी शामिल हैं, चाहे वो किसी दल के हों, किसी जगह के हों, बगैर धार्मिक भेदभाव के उनको हाथ के हाथ। ये बड़ी बात आपकी ओर से कही गई है, क्योंकि घर के भीतर जो घर के दुश्मन हैं उनको जल्द से जल्द पहचान करके कम से कम इस बारे में तो आपको तुरंत निर्णय लेना चाहिए। संबित पात्रा जी, वो क्या वजह है कि पीएफआई के कनेक्शन तमाम जगहों से जुड़ते हैं, दक्षिण से लेकर उत्तर तक, पूरब से लेकर पश्चिम तक कई बड़े मामले सामने आते हैं जिसमें पुलिस की ओर से खुलासा कर दिया जाता है कि पीएफआई का कनेक्शन इसमें हो सकता है। उसके बावजूद ढाक के तीन पात कोई कार्रवाई पीएफआई को लेकर क्यों नहीं करती है भारत सरकार? देखिए चित्रा जी, मैं विस्तार से किंतु थोड़े समय में समझाता हूं इस पूरे विषय को। ये पीएफआई क्या है? ये पीएफआई जो सिमी नामक एक आतंकी संगठन था, 9/11 के बाद सिमी को बैन किया गया, तो ये सिमी के सारे लोग, आप याद होगा उमर खालिद जो अभी जेल में है, जो एक आतंकवादी संगठन को समर्थन कर रहा था, ये उमर खालिद के पिता सिमी को हेड करते थे। तो जिस समय ये सिमी को बैन किया गया, ये सिमी के सारे सदस्य सिमी से निकल कर को वो पीएफआई में आ गए। काम वही रहा, केवल बैनर बदल गया। देखिए ऐसा नहीं है कि पीएफआई को बैन नहीं करना है। अभी विगत वर्ष ही जो भारत के सॉलिसिटर जनरल हैं, सॉलिसिटर जनरल ने सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर कहा कि भारत की सरकार पीएफआई को बैन करने की प्रक्रिया को आगे बढ़ा रही है। सारे विषय टीवी पर नहीं हो सकते हैं, पहले चिन्हित करना होगा। आज पीएफआई बैन हो गया, कल पीएफआई के जगह पे टीएफआई आ गई और ये सारे लोग टीएफआई में चले गए, तो पहले इनका पूरा का पूरा एक ग्रास रूट चार्ट बनाना होगा कि कौन किससे जुड़ा
हुआ है, कहां इनके तारे घुसी हुई है, ताकि ये एक ऑर्गेनाइजेशन से दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में ना चले जाए। इसलिए संबंधित विभाग जो है ये पूरा काम चार्टिंग करने में लगी हुई है। ऐसा नहीं है कि होम मिनिस्ट्री हमें बता रही है, मगर बहुत सारे ऐसे मामले देर नहीं है। पीएफआई के गठन के बाद से उसके ऊपर गंभीर आरोप लगते रहे, लेकिन उसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं किया जाना अपने आप में बहुत सारे सवाल खड़े। जल्दी से वारिस पठान जी भी जुड़ चुके हैं और 10 सेकंड बोलिए संबित जी। 10 सेकंड और ले लूं आपसे अनुमति से। देखिए, आज मुझे अच्छा लगा कि जो अपोजिशन के यहाँ लीडर बैठे हैं, मैं तो किसी की तरफ इशारा नहीं कर रहा हूं, मगर कह रहा हूं कि आज चाहे वारिस पठान हो, चाहे कांग्रेस के प्रवक्ता हो, सभी कह रहे हैं कि पीएफआई तुरंत बैन हो जानी चाहिए। मगर याद करिए, यही वो लोग हैं जो उमर खालिद के साथ और उमर खालिद के पिता के साथ खड़े नजर आते हैं। यही लोग तो पीएफआई में हैं। मतलब जो लोग सिमी में थे वही तो आज आए हुए हैं। तो आप एक तरफ उमर खालिद के साथ खड़े हो जाएंगे, उनके पिता के समर्थक बन जाएंगे, फिर बाद में यहां टीवी में थोड़े समय के लिए बोल देंगे पीएफआई बैन कर दो। बैन तो होगा एक ना एक दिन, जो भी आतंकी संगठन है वो सारे बैन होंगे। मगर भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, इसके साथ कोई ना खड़ा हो। मैं आज सबको धन्यवाद करता हूं कि कम से कम भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं। इस प्रकार के बयानों के साथ आज कांग्रेस कह रही है कि हमसे गलती हो गई, जो हम पहले खड़े थे। आज हम कोशिश करेंगे कि इस प्रकार के बयानों के साथ खड़े नहीं होंगे। अच्छी बात है। ठीक है, वारिस पठान जी मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन सुरेंद्र राजपूत जी जो बातें उन्होंने कही उस पर टिप्पणी आपकी जल्दी से। बहुत जल्दी से मैं कह रहा हूं, भारत तेरे टुकड़े होंगे और अफजल हम शर्मिंदा है कि जो नारे जिन लोगों ने लगाए, भारतीय जनता पार्टी उस पीडीपी के साथ सरकार बनाती है, क्योंकि अफजल गुरु को पीडीपी आतंकवादी नहीं मानती है। बुरहान वानी के यहां पर 30 लाख रुपए लेकर के भारतीय जनता पार्टी के उप मुख्यमंत्री उनके घर जाते हैं आतंकवादी बुरहानी के कि साहब 30 लाख रुपए ले लो, और हमने जो है बुरहान को गलत मार दिया। मैं राजनीतिक करना नहीं चाह रहा था संबित, लेकिन आपने चूंकि ऐसे कर दी, जो आदमी किसी भी केस में वांछित नहीं हो उसको आप पीएफआई का, एसएफआई का अगर आप सदस्य बताते हैं तो ये गलत करते हैं। उसी तरीके से है कि आप अपने दामन को, आपके दामन पे जो छींटे लगे हैं, चाहे वो उदयपुर के छींटे हो, चाहे वो कश्मीर के छींटे हो, चाहे वो कश्मीर के उस सरपंच के छींटे हो जो आपका कार्यकर्ता होकर के लश्कर को हथियार सप्लाई कर रहा था, क्या उसके छींटे हो जो अमित शाह के साथ रैली में पीछे खड़ा हुआ। ठीक है, बाकी लोग भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जल्दी से संबित पात्रा जी आपकी बातों पर कुछ रिस्पॉन्स करना चाह रहे हैं। ठीक है, वो कह रहे हैं पॉलिटिक्स इस मुद्दे पर नहीं करना चाहिए। संबित पात्रा जी, बहुत सारे गंभीर आरोप भी उन्होंने लगाए हैं आपके ऊपर। देखिए, पॉलिटिक्स नहीं करना चाहिए, मगर इतने वर्षों तक इस देश में आतंकवादियों तक को संरक्षण देने का काम, मुझे माफ करिएगा, तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स ने किया है। और सबसे बड़ा उदाहरण सोनिया गांधी जी का आतंकवादियों के डेड बॉडी को देखकर 3 दिन तक खाना पानी त्याग करके रोना। ये जो बाटला हाउस के, नहीं, बीच में मत बोलिए, बीच में ये बीच, चित्रा जी मैं आपसे चित्रा जी एक एक करके, ये उचित नहीं है, ये व्यवहार उचित नहीं है। आराम से बोले अपने अपने समय पे। देखिए, मैं तो नहीं जानता सोनिया जी रोई थी या नहीं रोई थी, मगर सलमान खुर्शीद जो उस समय एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर थे, उन्होंने कहा कि सोनिया जी 3 रात सो नहीं पाई थी। आतंकवादियों के मृत शरीर को देखकर उन्होंने खाना पानी त्याग दिया था और 3 रात निरंतर रोई थी। ये सलमान खुर्शीद बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा हूं। और तो और राहुल गांधी ने खुद कहा था कि हमें तो ज्यादा आतंकी गतिविधियों में लिप्त, और हमें भारत को जो खतरा है भविष्य में वो तो संघ से है, वो तो किसी भी कीमत पे हमें सिमी से नहीं लगता है, हमें तो लश्कर तैयबा से, एलईटी से नहीं लगता है। ये तो राहुल गांधी का है। और आरएसएस की साजिश 26/11 में क्लीन चिट देने का काम ये दिग्विजय सिंह जी ने खुद किया था। कांग्रेस पार्टी ने बाटला हाउस को क्लीन चिट दिया था। ये सारी चीजें हिंदुस्तान के सामने हैं। राजनीति नहीं करना चाहता हूं ये कहना अलग है, और राजनीति कर देना ये अलग विषय। ठीक है, सुरेंद्र राजपूत जी जल्दी से, ये सलमान खुर्शीद के हवाले से जो बात है सोनिया गांधी को लेकर, ये हर बार जब भी आतंकवाद पर डिबेट होती है ये लाइनें आपका पीछा नहीं छोड़ती हैं। जल्दी से आप जवाब दीजिए, उसके बाद बाकी मेहमान भी। सलमान खुर्शीद पर संबित पात्रा का ये बयान एक झूठे और मक्कार आदमी का बयान है, हम इसका निषेध करते हैं। नंबर 1। नंबर 2, ऐसी कोई बात फिर शुरू हो गए अनपार्लियामेंटी वर्ड कर रहे थे, अब फिर बोलेंगे ये मक्कार। अगर मैं मक्कार बोलूंगा तो अभी जाके केस कर देंगे। तुम मक्कार क्या होता है? सुरेंद्र, व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करें, मुद्दे पर ही क्या है ये बताइए। टिप्पणी से थोड़ा, अरे मक्कार होगा तुम्हारा राहुल गांधी, ये क्या शब्द है? ये क्या शब्द है?
इनके आतंकवादियों को देख के रोते हैं नहीं चित्रा जी, मैं ऑब्जेक्ट करता हूँ, ये किसी को मक्कार कैसे बुला सकते हैं आज तक पे? ये कैसे मक्कार बुला सकते हैं किसी को? नरेंद्र मोदी का नहीं चित्रा जी, आप पहले इनको बोलिए, माफी मांगेंगे। मक्कार क्या होता है? राहुल गांधी भाग के स्पेन गया है, यहाँ ये मक्कार कर रहे हैं। ये भी बताना पड़ेगा। नहीं इनके पास कुछ भी करने को, गाली देते रहते हैं बैठ के। पाकिस्तान से आप कौन सी बिरयानी खाने जाते हैं? अरे छोड़ो छोड़ो छोड़ो, वो राहुल गांधी गया है, कुछ आतंकवादियों की मीटिंग कर रहा होगा स्पेन में कि हिंदुस्तान पे अटैक कैसे करना है, कुछ जगह मीटिंग कर रहा होगा वहां पे। इसका आपको जवाब देना होगा। आतंकी सलमान खुर्शीद ने कहा है देशवासियों, आप गूगल करके देख लो, बेचारी सोनिया गांधी कितना रोई थी आतंकवादियों को देख करके। ये मैं थोड़ी बोल रहा हूँ, ये तो सलमान खान बोल रहा है, सलमान खुर्शीद बोल रहे थे कि सोनिया गांधी रोई थी। अब बोलो सुरेंद्र राजपूत, सलमान खुर्शीद सच बोल रहे थे या झूठ बोल रहे थे? आप बोलिए। सुरेंद्र राजपूत जी, आपसे भी और संबित पात्रा आपसे भी प्लीज, एक तो थोड़ा व्यक्तिगत टिप्पणी करने से बचे हम लोग। यहाँ पर एक दूसरे पर व्यक्तिगत टिप्पणी पर डिबेट नहीं की जा रही है। इतना गंभीर मुद्दा है, 2047 में इस्लामिक राष्ट्र बनाने का इस साजिश का खुलासा हुआ है और आप लोग बैठकर एक दूसरे पर व्यक्तिगत टिप्पणी किए जा रहे हैं। कम से कम मुद्दे की गंभीरता को समझे आप लोग। वारिस पठान जी, सीधे आपके पास आते हुए व्यक्तिगत टिप्पणी जवाब नहीं दिया जाएगा। चित्रा, आप जवाब दीजिए। आप संबित पात्रा को सलमान खुर्शीद के नाम का हवाला दे रहे थे, आप बिल्कुल जवाब दीजिए। आपको किसी ने मना नहीं किया है सुरेंद्र राजपूत जी, आपको किसी ने मना नहीं किया है, प्लीज। अब बाकी मैं आ रही हूँ सर, जल्दी जल्दी से। हाँ, ये जो बार बार कहा जाता है, उसी जमाने में 2008 में, अक्टूबर 2008 में सोनिया गांधी के पास एक डेलीगेशन गया था जिसमें मैं भी शरीक था। बिल्कुल उनके चेहरे पे कोई अफसोस तक नहीं था, उन्होंने पुलिस को भी डिफेंड किया था बहुत अच्छे। तो ये बात कहाँ से आ जाती है? मुझे नहीं मालूम कहाँ से आ जाती है। पुलिस को भी डिफेंड कर रही थी। सलमान खुर्शीद ने कहा था कि नहीं कहा था? नहीं, सलमान खुर्शीद ने कहा था। सलमान खुर्शीद ने बोला ये बात, सलमान खुर्शीद ने कहा था ना, सलमान खुर्शीद ने कहा था सुरेंद्र राजपूत जी। अब तो रहमानी साहब ने इस बात को स्वीकार कर लिया है। मैं उसका विटनेस हूं कि सोनिया गांधी को कोई अप्रोच नहीं था बटलाउस एनकाउंटर का, ठीक है। बल्कि वो बट आपके नेता ही अगर सलमान खुर्शीद इस तरह की बातें कहेंगे तो बीजेपी तो सवाल पूछेगी ना सुरेंद्र राजपूत जी। ये संबित पात्रा और पूरी भाजपा झूठों की जमात है। चलिए अब आगे बताइए। मैं आत्मा बन के घुसा था सलमान खुर्शीद के पास। अरे मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, सब लोग ट्वीट करिए, सोनिया गांधी कितना रोई थी, ट्वीट करिए कितना रोई थी। अरे 3 बाल्टी भर गया था रो रो के, मैंने तो बाल्टी भी देखा है कितना रोई थी। अरे रोई थी सोनिया गांधी रोई थी। आतंकवादियों के शव को देखकर सोनिया रोई थी। सोनिया गांधी रोई थी। आतंकवादियों को देखकर सोनिया गांधी रोई थी। सोनिया गांधी रोई थी। बस यही हकीकत है। चले ठीक है, अब आगे बढ़ते हुए वारिस पठान जी आगे मैं डिबेट के लिए कराना चाहूंगी। इसके बाद दोनों मेहमानों का मैं करूंगी। वारिस पठान जी, 10% लोग मिलकर इस्लामिक राष्ट्र बनाने की साजिश हिंदुस्तान के खिलाफ रच रहे हैं, इस पर आपकी टिप्पणी और क्या वक्त आ गया है? क्योंकि पीएफआई के तार कई मामलों में जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। एक ऐसा संदिग्ध संगठन जहां जहां हमले होते हैं उसके तार तुरंत उससे लिंक हो जाते हैं, क्या उस पर बैन करे भारत सरकार? आप भी इस बात से सहमति जताएंगे वारिस पठान जी? देखिए चित्रा जी, मैं सुन रहा था कि भारत का ये होगा, तो मैं कह दूं कि किसी माइकल लाल के अंदर हिम्मत और ताकत नहीं है कि मेरे भारत महान देश के ऊपर आंख उठा के देखे या उसके टुकड़े कर सके। भारत महानता है, रहेगा। बात नंबर 2, जितने भी पैनलिस्ट यहाँ पर बैठे हैं, मैं समझता हूं कि एक ही उनका व्यू है कि हर एक इंसान आतंकवादी और आतंकवादी गतिविधियों का पुरजोर से खंडन करता है, जैसा मैं भी करता हूं। हमेशा हमने हर आतंकवादी गतिविधियों का खंडन किया था, करते रहेंगे। हम तो वो थे जिसने ISIS के चीफ बगदादी को जहन्नुम का कुत्ता कहा था, तो हम तो हमेशा से। अब जहां कहीं भी इस तरह की अगर आतंकवादी गतिविधियां हो रही है या कोई करने की कोशिश कर रहा है, तो मैं चाहूंगा कि NIA है, सरकार की एजेंसियां हैं, उस पर इंक्वायरी करे, कार्रवाई करे, फिर चाहे वो किसी भी जगह का हो। मैं PFI या SDPI का तो स्पोक्स पर्सन नहीं हूं, पर जहां कहीं भी उनका हो, चाहे RSS की शाखा में अगर ट्रेनिंग दी जा रही हो तो वहां पर भी जाकर इंक्वायरी की जाए। बात नंबर 2, कोई साजिश अगर कोई रच रहा है तो NIA उसकी इंक्वायरी करे, जांच पड़ताल करे कि किस तरह से कौन कर रहा है, क्योंकि बहुत सारी चीजें बात आ रही है ना। अभी आपने देखा था कि उदयपुर की जब घटना हुई चित्रा जी, तो उसमें जो कातिल थे, मैं तो कहूंगा उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। उन्होंने बहुत घनघोर पाप किया है, किसी का कत्ल करना तो इस्लाम में भी हराम है।
उनके तार जुड़े पहले किसी आतंकवादी संगठन से, फिर पता चला कि वो तो भाजपा के आदमी निकले, भाजपा के मेंबर थे, भाजपा के स्टेज पे हर जगह साथ में दिखे। उसके बाद में एक जम्मू के अंदर एक आतंकवादी पकड़ा गया, वो आतंकवादी के तार जुड़े गए किसी आतंकवादी संगठन से, वो निकला भाजपा का आदमी। तो उसके बारे में इंक्वायरी क्यों नहीं करते? देखिए होता क्या है, जब भाजपा के आदमी पकड़ाते हैं ना चित्रा जी, इंक्वायरी होना बंद हो जाती है। 10 ग्राम एमडी का अगर ड्रग पकड़ा गया ना मुंबई में कहीं के ऊपर, तो उसके खिलाफ पूरी की पूरी मीडिया, पूरा पुलिस प्रशासन सब लग जाता है। मगर वही हजारों करोड़ों के हिसाब से ड्रग अगर पकड़ाता है मुंद्रा पोर्ट गुजरात के अंदर, तो वहां पर कोई इंक्वायरी नहीं करते, कुछ नहीं करते, ना मीडिया उसके ऊपर ध्यान देती है, कोई नहीं करता है। संबित पात्रा बैठे हुए मेरी बात का जवाब दे, क्या ये सच बात है या नहीं कि मुंद्रा पोर्ट जो अडानी साहब के अंदर में आता है, वहां पर करोड़ों रुपए का ड्रग्स बरामद हो रहा है, उसके खिलाफ अपनी सरकार ने कोई कार्रवाई की नहीं? सही है बात, गलत बात है? चलिए बताइए। भाजपा मुद्दा पर भी आपकी टिप्पणी मुझे चाहिए थी, आपने एक बार अगर इस तरह नहीं रोकेंगे इस्लामिक राष्ट्र की ये जो मंशा है वो कभी कामयाब नहीं होगी। अगर ड्रग के मिनेज को नहीं रोकेंगे तो 2047 तक का हमारे युवाओं को ये ड्रग खलास कर देगा। ये ड्रग का मिनेज हमारे युवाओं को खलास कर अभी चर्चा करने के लिए नहीं बैठे हैं। जब ड्रग्स पे बुलाया जाता है तो आप किसी और मुद्दे पर बोलते हैं। मैं आपसे पूछ रही हूँ 2047 तक इस्लामिक राष्ट्र बनाने की ये जो ख्वाहिश कुछ चंद लोगों की ओर से रची जा रही है, देखी जा रही है, मैं बता रहा हूँ, इसको कुचला जाना जरूरी है या भाजपा को एक्सपोज करना चाह रहा हूँ कि भाजपा दिखाती है कि कुछ लोग आतंकवादियों का समर्थन कर रहे हैं, कोई समर्थन नहीं करता। मगर जहां पर किसी लोगों के आतंकवादी संगठन के साथ तार जुड़े होते हैं, भाजपा इंक्वायरी क्यों नहीं करती? संबित पात्रा क्यों इंक्वायरी नहीं किया? उदयपुर के कातिलों का क्यों इंक्वायरी नहीं किया? जम्मू में जो आतंकवादी पकड़ा है उसके तार जुड़े हुए हैं, भाजपा का तो आदमी नहीं, आपका मेरा आदमी है, हो गई आपकी बात। तार जुड़े हुए, ठीक है, वो कह रहे हैं कि जब कोई ऐसा व्यक्ति पकड़ा जाता है जिसके तार बीजेपी से जुड़े होते हैं तो फिर वहां पर इंक्वायरी बंद हो जाती है। संबित पात्रा जी, उनके इस आरोपों पर जवाब दीजिए आप। देखिए चित्रा जी, किसके तार कहां जुड़े हुए हैं, कौन लोग आतंकवादी हैं और कौन सी मानसिकता के साथ लोग आतंकवादी बनते हैं, कैसे रेडिकलाइज होते हैं और किस इच्छा से रेडिकलाइज होते हैं, कौन सर काटना चाहते हैं तन से, ये हर कोई जानता है। मैं इस विषय पे डिबेट कर कोई आवश्यकता नहीं है। चित्रा जी आप भी जानती हैं, यहाँ पैनलिस्ट सब जानते हैं, बच्चा बच्चा जानता है कौन सर काटता है, क्यों काटता है, क्या मनसा है। 2047 तक इस्लामिक राष्ट्र बनाना, उस पर आपने सवाल पूछा तो पठान साहब ने ड्रग के बारे में सवाल मुझसे पूछ लिया, उन्होंने जवाब नहीं दिया। क्यों जवाब देंगे, कैसे देंगे? 15 मिनट पुलिस हटा दो, फिर देखो हिंदुओं का क्या होगा। 100 करोड़ वर्सेस 85 करोड़, ये जो सारे 15 करोड़ वर्सेस 85 करोड़, ये सारे देखिए, मैं तो बीच में नहीं बोला था, ये बीच में क्यों बोलते हैं चित्रा जी? मैं तो बीच में बिल्कुल नहीं बोलता हूँ, मैं किसी के बीच में बोलता हूँ? दोनों लोग बोलेंगे तो फिर यहाँ पर कंफ्यूजन चित्रा जी हो जाएगी। ठीक है, प्लीज एक सेकंड, उनकी बात पूरी हो जाए। चित्रा जी देखिए, दोनों मौसेरे भाइयों को बोलिए जरा शांति से, मुझे सुन ले। ये मुद्रा पोर्ट ड्रग के विषय में डिबेट हो रहा है तो डिबेट कर लेंगे बाद में, अभी तो आतंकवाद के ऊपर डिबेट हो रहा है। क्या ये हकीकत नहीं है कि IAS सिक्योरिटी पे डिबेट हो रहा है, देश की सिक्योरिटी के लिए इम्पोर्टेंट है? चित्रा जी मैं शांति से, आप चित्रा जी आप बता दीजिए, ड्रग पे डिबेट हो रहा है, आतंकवाद पे डिबेट हो रहा है, मैं आतंकवाद पे बोल रहा हूं ना चित्रा जी, ये बीच में क्यों चिल्ला रहे हैं? ठीक है, वो नहीं बोलेंगे, अपनी बात पूरी कीजिए, बाकी लोग भी इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, समझिए। हाँ देखिए चित्रा जी, मुझे तो आश्चर्य इस बात का लगता है, जब 9 लोग IAS के पकड़े जाते हैं हैदराबाद में, NIA द्वारा पकड़े जाते हैं, तो इनकी पार्टी, वारिस पठान की पार्टी, उनको लीगल एड देती है। जब याकूब मेमन जैसे आतंकवादी को फांसी होता है, एक पूरा कॉटेज इंडस्ट्री बैठी है, उस कॉटेज इंडस्ट्री के कुछ लोग यहां भी बैठे हुए हैं, वो कॉटेज इंडस्ट्री सुप्रीम कोर्ट तक जाके कहती है ही वॉज हैंग्ड बिकॉज ही वॉज अ मुस्लिम। इस प्रकार की बातों को, ये तो हमने नहीं कहा है, इस देश में लोग हैं ना जो याकूब मेमन तक को बचाना चाहते थे। बुरहान वानी को हेडमास्टर का बच्चा कौन बोल रहा था? आप बताइए, इस देश में अफजल गुरु के लिए कौन लोग छाती पीट के रोते हैं? ये सब मुझे डिबेट करके अपने आप को दामन साफ और पाक साफ दिखाने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। बच्चा बच्चा जानता है AIMIM क्या कर रही है, बच्चा बच्चा जानता है कांग्रेस किस प्रकार से तुष्टीकरण की राजनीति को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। और तो और इनके तो वाइस प्रेसिडेंट, हिंदुस्तान के वाइस प्रेसिडेंट पाकिस्तान से जासूस को हिंदुस्तान बुलाते हैं और इनके मंत्री जाके पाकिस्तान में कहते हैं मोदी को हटाना होगा, मोदी को गिराना होगा। अरे इनका बस चले तो ये तो
उनके साथ हाथ ही मिला ले। अब ये बोलेंगे मैं झूठ बोल रहा हूं, इन्होंने नहीं कहा कि मोदी को हटाना होगा। अब पूछ लीजिए कांग्रेस के प्रवक्ता से, इन्होंने पाकिस्तान में जाके कहा कि नहीं, ठीक है, कि सरकार गिरानी होगी, मोदी को हटाना होगा। पूछ लीजिए, उसका जवाब मैं ले लूंगी। बताइए बताइए। मैं जल्दी से सुरेंद्र राजपूत जी, तस्लीम अहमद रहमानी साहब भी कुछ कहना चाह रहे हैं। आपने पाकिस्तान में बोला था जल्दी से सुरेंद्र राजपूत जी, आप पाकिस्तान में बोला था कि नहीं? भारत के संबित पात्रा को भूल जाइए ना, पाकिस्तान में बोला था कि नहीं? भरोसा नहीं है मणिशंकर अय्यर ने, और इस संबित पात्रा अरे मणिशंकर अय्यर ने बोला था कि नहीं सरकार गिरानी होगी, पर भरोसा है, मोदी को हटाना होगा। रिश्ता क्या कहलाता है ये अरे बताइए, ये झूठ है कि सच है ये तो बता दीजिए। पर भरोसा नहीं, अरे झूठ है कि सच है बता तो दीजिए। एजेंट जो कह रहा है उसके कहने अरे भैया, आपके मंत्री जाके वहां टीवी चैनल में बोल रहे थे कि नहीं मोदी को हटाना होगा, ये सच है या झूठ है? ये सच है कि झूठ? अरे दिमागी बीमारी तो भूल जाइए, दिमागी बीमारी भूल जाइए, जिसका है वो छुट्टी पे गया है। अब बता दीजिए, ये पाकिस्तान में आप लोगों ने बोला था या नहीं बोला था? कहने पर अरे राजपूत जी, आप गोल गोल ठीक है, अब व्यक्तिगत टिप्पणी वापस लौटते हैं। ठीक है, हो गई, आप दोनों लोग साथ में बोलेंगे, समझ में नहीं आएगा। डॉक्टर तस्लीम अहमद रहमानी साहब, सीधे आपके पास आते हुए, ये जो 10% लोग मिलकर 2047 तक इस्लामिक राष्ट्र बनाने की बड़ी ख्वाहिश देख रहे हैं, ये 10% लोग मिलकर बहुसंख्यक आबादी को घुटनों के बल झुकाने की जो साजिश रच रहे हैं, सबसे पहले मैं चाहूंगी इस पर आपकी टिप्पणी। ऐसे 10% लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई होनी चाहिए और इस साजिश के सामने आ जाने के बाद क्या होना चाहिए? देखिए, 2047 हो, 3047 हो या 4047 हो, इस देश का डीएनए नहीं है। इस्लामिक राष्ट्र भी नहीं है, हिंदू राष्ट्र भी नहीं है, सिख और ईसाई राष्ट्र भी नहीं है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी है और सेकुलर डेमोक्रेसी है, जिसकी कोई सेकुलरिज्म की कोई परिभाषा ना होते हुए भी कम से कम सोशलिस्ट डेमोक्रेसी तो है, और यही इसका डीएनए और यही रहेगा। इसके इस किस्म की ख्वाहिशें कोई भी रख सकता है। ये दीवाने के ख्वाब हैं, ये इस किस्म के ख्वाबों का इस देश के ऊपर कोई असर पड़ने वाला नहीं है। लेकिन कट्टरवाद लगातार इस तरह से युवाओं को ट्रेनिंग देकर एक बड़ी साजिश तो हिंदुस्तान के खिलाफ है ना। हमारे पास एजेंसियां अनर्थ किया है ना, और भी इस तरीके से। अब तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जब देश की सिक्योरिटी का मसला हो तो उसमें जो पॉलिटिकल वाद विवाद होता है कि हमारे जमाने में ये हुआ था तो हमने किया, तो तुम्हारे जमाने में जो ये रुख है डिबेट का, ये हमारे जो टेररिज्म की थ्रेट है उसको डाइल्यूट करके देखने के तरह होता है। हमको एक साथ तमाम पॉलिटिकल पार्टीज कर रही हैं, उसकी तमाम जिम्मेदार है। बीजेपी भी उसके लिए जिम्मेदार है, कांग्रेस भी उसके लिए जिम्मेदार है, दोनों बराबर की जिम्मेदार, क्योंकि दोनों रूल में रही हैं। और दोनों के जमाने में अगर टेररिज्म बढ़ता चला जा रहा है, रुक नहीं रहा, तो सवाल तो सरकारों से पूछा जाएगा, पीएम मोदी पूछना के खिलाफ पड़ेगा। आप देखिए पीएफआई को लेके कब से, यानी उत्तर प्रदेश की सरकार ने 2018 में रिकमेंडेशन भेजा था कि इनको बैन कीजिए, झारखंड की सरकार ने बैन किया, इतने लचर चीजों पे किया कि वो स्टैंड नहीं कर सके हाई कोर्ट में। उसके बाद केरल में, राजस्थान में, कई जगह से कहां है सरकार का कोई एक्शन, क्यों नहीं है? आपको लग रहा है उनके खिलाफ सबूत नहीं है पीएफआई के खिलाफ? मुझे नहीं मालूम, वो तो उनको लाके देने हैं ना। अगर सबूत हैं, अगर रिकमेंडेशन, अगर स्टेट गवर्नमेंट का रिकमेंडेशन है तो अमल क्यों नहीं हो रहा? सिर्फ बयानबाजी तक हम कब तक चलते रहेंगे? इसलिए मैं कह रहा हूं कि सिक्योरिटी थ्रेट को पॉलिटिकल एम्बिट में हमको नहीं रखना चाहिए, बल्कि एडमिनिस्ट्रेशन के एम्बिट में। अब निजेश अवस्थी जी, अब चूंकि वो जब इस्लामिक राष्ट्र और हिंदू राष्ट्र की बातें कह रहे थे तो उस समय हिंदू राष्ट्र के मुद्दे पर आप मुस्कुराते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि इस देश का चरित्र सेकुलर, यही डीएनए लेकर हमें आगे बढ़ना है, और किसी का ख्वाब इस्लामिक राष्ट्र का हो या फिर किसी का हिंदू राष्ट्र का, वो कभी कामयाब नहीं होगा। उनके आरोपों चित्रा जी, ये मॉड्यूल तो वहां से बिहार से पकड़ा गया, पटना से पकड़ा गया, लेकिन ये अभी अजमेर दरगाह के चिश्ती कह रहे थे कि हमें हमारे फिर अरमान मत जगा दें इस देश पर राज करने के। ये तो खुलेआम कहा ना, ये तो है ना, ये सोच है, इसमें क्या छुपी हुई बात है? तस्लीम रहमानी साहब कहते हैं हमने 800 साल राज किया इस देश पर, इन्होंने किया पता नहीं, मुझे समझ में नहीं आता कि 800 साल कैसे गिन लेते हैं, कहां से गिनते हैं। अंग्रेजों वाले भी अपने में मिला लेते होंगे ये, वरना गणित तो इतना कमजोर दिखता नहीं इनका। लेकिन बात यह है कि यहां पर इस विचार के, इस मानसिकता के, इस कुत्सित मानसिकता के लोग हैं। यहाँ टीवी पे बैठ के कहते ना हमारा देश इतना मजबूत है, ये है, लेकिन यही इन्हीं में से लोग कहते हैं कि वहां पे शिंजो आबे की हत्या होती है, उसको हिंदुस्तान से जोड़ते हैं। श्रीलंका में अराजकता फैलती है, वो हिंदुस्तान में दिखती है। कनाडा का कोई एमपी आता है, उसको हिंदुस्तान से जोड़ते हैं, यही हाल होगा। कहां से यहाँ बैठ करके आज कह देना बहुत आसान है। यहाँ तो वारिस पठान बैठे हुए हैं ना, आप ही ने तो कहा था ना 100 करोड़ पे 15 करोड़ भारी है, इसका क्या मतलब था? ये वही तो है पीएफआई मॉड्यूल। और आज इसमें मालूम चला कि तुर्की
से वो कह रहे हैं कि तुर्की से मिलेगा। रहमानी साहब गए थे तुर्की चुपचाप। मैं जानना चाहूंगा कि रहमानी साहब आपकी तुर्की में किससे क्या बात हुई थी, आज खुलासा करिए जरा यहाँ पर। तुर्की में चुपचाप नहीं गया था, चलो कभी चुपचाप नहीं गया, और चुपचाप जाने का कोई नहीं। मुझे जानते हो इमिग्रेशन को बताना पड़ता है। नहीं, इमिग्रेशन नहीं, किस पॉइंट चुपचाप नहीं, किस काम से गए थे मैं ये कह रहा हूं। मैं तुर्की, मुझे अभी भी इन्विटेशन है। वो किस वहां पर किस अभी बात भी एक का, किस बात का? आप भी पढ़े लिखे आदमी, वो जैसे वो आए थे पाकिस्तानी पत्रकार, आप दसियों जैसे पाकिस्तानी पत्रकार को मिला था। आप कभी विदेश नहीं पाकिस्तानी ना मैं नहीं गया, आप नहीं गए ना पासपोर्ट है ना जाऊंगा कभी, इसलिए पासपोर्ट तक नहीं बनवाया। आपका दिस इज ऑन रिकॉर्ड। कौन सी यूनिवर्सिटी और कितने ना ये सब मुझे मालूम है। इनका क्या जाते हैं या नहीं जाते हैं? वो जो आए थे पाकिस्तानी पत्रकार भी आए थे यहाँ पे सेमिनार के नाम पर। हम भी पाकिस्तानी पत्रकार भी आए थे, सेमिनार के नाम पे आए थे, इन्विटेशन पे आए थे। तरह के लोग जाते हैं। आपके बताइए ना क्या इन्विटेशन था, हमारे देश में किस चीज के लिए इन्विटेशन था, ये तो बताइए ना। हमारे देश में इन्विटेशन किस बात का था? आप प्रोफेसर हैं, आप जानते हैं। तो आपको नहीं है ना। मैं प्रोफेसर नहीं हूं, लेकिन मैं एकेडमिशियन हूं। ये आप नहीं समझते, नहीं मानते तो ना माने, लेकिन दसियों इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसिस में मेरे पास इन्विटेशंस आते हैं, मैं जाता हूं, अभी भी आया हुआ है। जब मौका हुआ तो जाऊंगा। खुद हमारे देश, मुझे मालूम है हमारी बात नहीं है। यहाँ से 10 लोग गए थे अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल में, तुर्की को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं ना। 2047 के मद्देनजर कहा जा रहा है कि तुर्की की मदद से बनाएंगे इस्लामिक राष्ट्र। ये सब दावेदारियां हैं कि न तुर्की यहां आ रहा है। आप देखिए, हमारे देश के मुसलमानों को हमने बंद कर दिया बहुत जमाने पहले। किसी भी तुर्की की तरफ और सऊदी अरब की और उनकी तरफ देखना, हमारा पांव का कांटा हम ही से निकलेगा। और बहुत सारे मुद्दों पर, लेकिन हम विदेशों के सर्टिफिकेट लेने के लिए लालायित तो दिखते हैं ना। नहीं, वहां अमेरिका से एक बयान आ जाए तो आपको हिंदुस्तान खराब नजर आने लगता है। हिंदुस्तान की सारी धर्मनिरपेक्षता आपको मालूम है कि हिंदुस्तान के 20 करोड़ मुसलमान अगर किसी तकलीफ में कभी आते हैं तो यहीं की लीडरशिप से, मैं बोलूंगा जरा इनके बोलने के बाद, वो उसका हमको निवारण करना है, यहीं के कॉन्स्टिट्यूशन से करना है। कोई नहीं आएगा। वी आर इंडियन मुस्लिम एंड वी आर प्राउड इंडियन मुस्लिम एंड वी हैव फुल फेथ ऑन अवर कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये जो कट्टरपंथी है, इनको कैसे दिखाया जाए, यही तो बड़ा सवाल है ना। ठीक है, रहमानी साहब, आपको हमें पूरा अपने भारतवर्ष के मुसलमानों पे विश्वास है, फिर वो 15 मुस्लिम देश क्यों आ गए थे नूपुर शर्मा के बयान के बाद? हम कहां जाए? हिंदुस्तान वाले हिंदू, जब हमारे पांव का कांटा हमें से निकलेगा तो दूसरे देशों के सर्टिफिकेट के लिए हिंदुस्तान के समय आप लोगों ने कहा, देखो उसके दबाव में कर दिया, देखो बहुत बढ़िया किया। अरे आप वहां से विदेश से एक बयान आ जाए ना, आप हम तो नहीं गए। अरे आप गए थे तुर्की? नहीं, हम उनसे ये कह रहे थे तुर्की के जाने का मतलब इस मामले में क्या हम कतर गए थे? अरे तो बुलाओ। अरे हमें क्या मालूम किस किसने यहाँ से क्या किया? ईद को कहा पे? नहीं, आप क्या अभिजय जी क्या कहना चाह रहे हैं? वो तुर्की क्यों गए थे, ये खुलासा करें। आप ये जानना चाह रहे हैं तुर्की का नाम आया कि नहीं आया? हाँ, वो कह रहे हैं आपसे क्यों करेंगे वो खुलासा? यहाँ पर तुर्की का नाम आया है, इस्लामिक कंट्री तुर्की का नाम आया है कि भारत 2047 में इस्लामिक राष्ट्र बनाने में वो मदद करेगा। 15 देशों ने दिया, 15 देशों तब इन्होंने कहा कि भारत के अंदर अंतरिक्ष संविधानिक, लेकिन वो कह रहे वो आपको क्यों बताएंगे? वो भारत सरकार से इजाजत लेकर ही जाएंगे ना तुर्की, और वो वजह भी बताएंगे। नाम आया ना, अरे नाम आया, इन्होंने भी नहीं बताया करते, इन्होंने भी नहीं बताया था कि वहाँ 15 देशों का क्यों आ गया? 15 क्यों आ गया? कौन से आप तो कह रहे थे हिंदुस्तान का मुसलमान है, तो काहे को दूसरे देश का व्यक्ति, काहे को दूसरे देश का व्यक्ति भारत की न्यायिक व्यवस्था में हस्तक्षेप कर रहा है? क्यों दिया? हमारा देश को भारत की न्यायिक व्यवस्था में हस्तक्षेप कर रहा है? बताइए ना, यहाँ पर कर दिया, बताइए। रिस्पॉन्ड किया हमारी फॉरेन मिनिस्ट्री ने। क्यों रिस्पॉन्ड किया? क्यों कहा कि ये फ्री एलिमेंट है? क्यों कहा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? अरे भारत और उसके बीच की बात है ना। आप मैं तो आपकी बात कर रहा हूँ अभी, आपकी हमारी फॉरेन मिनिस्ट्री को कह रहे थे हमारा इंटरनल मैटर है। हु आर यू टू? अरे ये भी तो कहा साथ में कि हम उसके कार्रवाई कर रहे हैं, बात के लिए हम ये भी कहा कि कार्रवाई कर रहे हैं। क्यों नहीं कहेंगे? क्यों उनकी डिप्लोमेटिक रिलेशन है, डिप्लोमेटिक रिलेशन है। लेकिन आप जो कह रहे थे ना, आप जो कह रहे थे, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो आप तो कह रहे थे कि नहीं, यस, यही बात। ठीक है, आप दोनों के पास में लौटूंगी। एक बड़ी खबर आ रही है, आरएसएस से पीएफआई की तुलना पर घिरे हैं पटना के एसएसपी। बड़ी खबर इस वक्त की, बीजेपी ने पटना के एसएसपी को हटाने की मांग की है। ये आरएसएस की शाखा की तरह शारीरिक प्रशिक्षण देते थे एसएसपी की ओर से। ये कहा गया ये मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग देते थे, जिसके बाद बीजेपी आग बबूला है और अब एसएसपी को हटाने की मांग की गई है। पीएफआई की आरएसएस से तुलना पर पटना के एसएसपी घिर गए हैं। पीएफआई के प्रवक्ता की तरह बोल रहे हैं एसएसपी। ये कहा है भारतीय जनता पार्टी ने। पहले माधव आनंद जी सीधे आपका रुख करते हुए, एसएसपी को हटाएगी सरकार आपकी? आरएसएस और पीएफआई को एक साथ जोड़कर तुलना कर दी।
कि जैसे वहां ट्रेनिंग चलती है वैसे यहां पर भी ट्रेनिंग दी जा रही थी? माधव आनंद जी। चित्रा जी बहुत गंभीर विषय है, आतंकवाद के विषय पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं और नहीं एक मिनट है जी, उनका बयान सुन लेते हैं, फिर मैं लौट रही हूं आपके पास। जो पता चला कि ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली मोबिलाइज करती थी, मस्जिद में और मदरसा में यूथ को मोबिलाइज करते थे और कठोरता की तरफ, जिसको हम अंग्रेजी में रेडिकलाइजेशन बोलते हैं, उसके लिए ये लगातार कार्यशील थे। इसका जो मॉडस था कि ये लोग जैसे शाखा होती है, आरएसएस अपनी शाखा ऑर्गेनाइज करते हैं और लाठी की ट्रेनिंग देते हैं, उसी तरह से ये लोग शारीरिक प्रशिक्षण, फिजिकल एजुकेशन के नाम से लोग अपने यूथ्स को बुला के और उनको प्रशिक्षण दे रहे थे और उसी के साथ ही जो अपना एजेंडा है और प्रोपेगेंडा है उनके माध्यम से यूथ्स को ब्रेन वॉश करने का काम कर रहे थे। माधव आनंद जी, इन्हें हटाने की मांग कर रही है बीजेपी, जवाब दीजिए। देखिए, अब एसएसपी जी ने जो कहा आपने सुनाया, एसएसपी जी को स्पष्टीकरण देना होगा और जो बीजेपी ने जो मांग उठाई है निश्चित रूप से सरकार के सामने मांग उठा सकती है, एसएसपी को स्पष्टीकरण देना है। लेकिन जिस विषय पे आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं एक बहुत ही गंभीर विषय है और यह पूरी तरह देश के आंतरिक सुरक्षा से जुड़ा हुआ मसला है। पहली बात तो मैं आपत्ति जाहिर कर रहा हूं कि इतने लंबे वक्त मुझे आपने वेट करवाया, फिर मौका दिया, कोई बात नहीं है। और इतने गंभीर विषय पे भी जिस तरह के आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं यह कतई उचित नहीं है, क्योंकि देश की आंतरिक सुरक्षा से जुड़ा हुआ मसला हो और हम लोग पर्सनल अटैक करें, यह कतई उचित नहीं है, चाहे किसी भी पक्ष के द्वारा क्यों ना हो। संबित जी ने बिहार पुलिस को भी धन्यवाद किया, मैं भी बिहार पुलिस को धन्यवाद देना चाहता हूं, एनआईए को धन्यवाद देना चाहता हूं, आईबी को भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि इनपुट के आधार पर बिहार पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की और एक मॉडल का पर्दाफाश किया। पूरी गंभीरता से इसकी जांच हो रही है, इसके तार कहां से जुड़े हुए हैं उस पर पूरी। पटना में कितने समय से संचालित था वो मॉड्यूल? देखिए, जब भी कुछ इस तरह के इनपुट्स मिलते हैं, चाहे आईबी के द्वारा या एनआई के द्वारा या लोकल इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा, तो पुलिस प्रशासन उस पर जो है त्वरित कार्रवाई करती है। और यही कारण है कि समय रहते तुरंत जो है छापामारी की गई और गिरफ्तारी हुई और गिरफ्तारी में बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स भी मिले, जो आपने भी अपने संबोधन में कहा। देश की जानकारी के लिए जल्दी से 2 लाइन में बोल देती हूं, उसके बाद माधव आनंद जी आप अपनी बात को आगे बढ़ाइएगा। 2001, 2003, 2013 में आतंकवादी जितनी भी गतिविधियां हुई उसमें जितनी भी गिरफ्तारी हुई, अतहर जिसकी गिरफ्तारी की गई है अब जाकर वो बेलर रहा है। और इसके साथ ही साथ आपको बता दें उसके अकाउंट में 83 लाख रुपए अलग अलग जगहों पर जमा थे। और आज जब खुलासा हो रहा है तो हम कितने लंबे समय से ये सब कुछ आपके नाक के नीचे चल रहा था और आज आप लोग पीठ थपथपाने के लिए यहां पर बैठे हुए हैं। देखिए, आतंकवादी घटनाएं या आतंकवादी कोई ट्रेनिंग कहीं भी हो, भारतवर्ष के किसी भी कोने में हो, तो निश्चित रूप से ये बहुत गंभीर विषय है और इसको तो राजनीति से एकदम नहीं जोड़ना चाहिए, चाहे वो केरल में हो, चाहे उत्तर प्रदेश में हो, चाहे बिहार में हो, चाहे कहीं भी हो। ये देश से जुड़ा हुआ मसला है। और मैंने आपके चैनल पे पहले ही डिबेट में कहा कि जब आतंकवाद से जुड़ी घटनाएं कुछ घटित होती है तो पूरे देश को एक साथ खड़ा रहना चाहिए, सरकार के साथ खड़ा रहना चाहिए। बहुत गंभीर विषय है, इस पे राजनीति नहीं होनी चाहिए, चाहे कहीं भी हो, चाहे बिहार हुई है तो बिहार पुलिस अपना काम कर रही है, आईबी अपना काम कर रही है, एनआईए अपना काम कर रही है। हाँ, अब जब खुलासा हुआ है तो ये बात सच है कि सब अपना काम कर रहे हैं, लेकिन इतने दिनों से वहां पर ट्रेनिंग दी कैसे गई, अलग अलग हिस्सों से लोग पहुंच कैसे गए? और अब जाकर एसएसपी साहब कह रहे हैं कि इस तरह की ट्रेनिंग वहां पर दी जा रही थी। पहले ही आप लोगों को लोकल इंटेलिजेंस यूनिट राज्य सरकार की क्या करती है? और 2013 में धमाके तो हुए थे ना पीएम की रैली में, इस बारे में तो इनकार किया नहीं जा सकता है। लोकल देखिए चित्रा जी, देखिए संबित जी ने भी क्या कहा आपने सुना। और लोकल इंटेलिजेंस के इंफॉर्मेशन के आधार पे ही पुलिस जो है छापेमारी की जो है, तो आप ये बताएंगे कि लोकल इंटेलिजेंस फेल रहा, आईबी फेल रहा, ये कहना कतई उचित नहीं है। सिस्टम अपना पूरा काम करती है। प्रधानमंत्री जी के आगमन से पहले ही सारे इनपुट आए और इनपुट आने के बाद त्वरित जैसे कार्रवाई की गई। और ट्रेनिंग कितने वर्षों से चल रही थी, कितने दिनों से चल रही थी, ये सारा खुलासा जो है पुलिस ने जैसे करने का काम किया। इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, इसके तार जैसे जोड़े जा रहे हैं कि कहां कहां इसके तार जुड़े। तमिलनाडु के लोगों का भी नाम आ रहा है, उत्तर प्रदेश का भी आ रहा है, केरला का भी आ रहा है, बिहार के भी। यहाँ पर ट्रेनिंग दी जा रही थी, उसी को लेकर तो बीजेपी सवाल पूछ रही है। देखिए एसएसपी ने
एसएसपी ने जिन संदर्भों में कहा आपने सुनाया। अब एसएसपी को क्लैरिफिकेशन इस पे देना है, कोई तो बीजेपी या मैं तो हम लोग तो क्या एक सत्ताधारी दल जरूर है, एक एनडीए की सरकार है, लेकिन एसएसपी ने किन संदर्भों में कहा है वो तो निश्चित रूप से वही उसका क्लैरिफिकेशन दे पाएंगे। और आपने भी तुरंत सुना, मैंने पूरा बयान उनका पढ़ा भी नहीं, आपने जो सुनाया मैंने अभी तुरंत सुना जो है। तो जब मैंने सुना दिया तो उस पर तो आपको बता ही देना चाहिए था। संबित पात्रा जी आप अपनी बात कह लीजिए, उसके बाद मैं फौरन वारिस पठान जी आपके पास आऊंगी। आप लोग एसएसपी को हटाने की मांग क्यों कर रहे हैं? उन्होंने तो कहा कि जिस तरह की फिजिकल ट्रेनिंग आरएसएस में दी जाती है वैसे ही यहां पर भी दी जा रही थी। आपको क्या लगता है कि उनकी मंशा में कहीं खोट है क्या? देखिए चित्रा जी, जब ये डिबेट चल रहा था, बीच डिबेट में ये ब्रेकिंग न्यूज के रूप में आया है, तो स्वाभाविक रूप से पूरा ज्ञान ले लेना चाहिए, किसने मांग की है, क्या कहा है। खैर आपने एसएसपी के बयान को सुनाया है, मुझे लगता है एसएसपी को बहुत केयरफुली बयान देना चाहिए। अननेसेसरीली, इंटेंशन चाहे क्या हो वो विषय अलग है, मगर अननेसेसरीली एक आतंकी संगठन, जो संगठन इस प्रकार की गतिविधियों में लिप्त हो, जो लोग इस प्रकार की गतिविधि में लिप्त हो और खुद उन्हीं के संगठन अर्थात पुलिस ने उन्हें पकड़ा है, दर दबोचा है, उसका कंपैरिजन किसी ऐसे संगठन के साथ जो मानवीय काम के साथ संलिप्त हो अर्थात संघ, उसके साथ कंपैरिजन करना ये बिल्कुल कतई उचित नहीं है। मुझे लगता है एसएसपी इस पे अपना एक्सप्लेनेशन देंगे, राज्य सरकार इस विषय पे त्वरित कार्यवाही इत्यादि कर रही होगी। तो आप लोग मांग क्यों कर रहे हैं? राज्य सरकार में आपके भी डिप्टी सीएम है, आपके भरोसे सरकार चल रही है वहां की, जिस तरह के आंकड़े हैं, तो मांग क्यों कर रहे हैं? हटा दीजिए फिर उन्हें। देखिए चित्रा जी, मैंने आपको कहा ना कि डिबेट के बीच में एक विषय आया है, मैं पूरे विषय की जानकारी लूंगा, मैं प्रवक्ता हूं, पूरे विषय की जानकारी लेने के बाद किसने मांग की, कब मांग की, क्या हुआ है, क्या बयान एग्जैक्टली आया है, एसएसपी ने क्या बोला, ये मगर मैं इतना कहता हूं कि ये जो इक्विवेलेंस ड्रॉ करने का एक प्रयास है, ये प्रयास उचित नहीं है। इस प्रकार से कहीं भी पीएफआई और आरएसएस एक साथ एक सांस में नाम लेना, कहां पीएफआई जो हाथ काटती है प्रोफेसर का, जो बम फोड़ती है, जो प्रधानमंत्री के ऊपर हमला करने का प्रयास करती है, और कहां आरएसएस जहां फ्लड होता है। आप देखिए पूरे हिंदुस्तान में आज फ्लड आ रहा है, फ्लड में जिस प्रकार से हमारे आरएसएस के लोग खड़े हैं, स्वयंसेवक खड़े हैं, तो इन दोनों को कंपेयर करना एक ही सांस में मुझे लगता ही अनुचित है। इस कारण से स्वाभाविक है भारतीय जनता पार्टी या एक रहमानी जी, मैं जवाब देना चाहूंगा चित्रा जी, मैं कंप्लीट कर लूं फिर नहीं, मैं जब कंप्लीट कर लूं फिर आप लोग आपस में जवाब दीजिएगा। देखिए चित्रा जी, कुल मिलाकर के मुझे दुख इस बात का है, आप याद करिए ठीक इसी प्रकार का दरभंगा मॉड्यूल सामने आया था, ठीक इसी प्रकार का बाटला हाउस मॉड्यूल सामने आया था, फिर भी इस देश में कुछ ऐसे राजनेता हैं जो इस प्रकार के मॉड्यूल को टीवी पर चाहे कुछ भी बोले पीछे से पूर्णतः समर्थन देते हैं और उस पर एक राजनीतिक नैरेटिव कोशिश करते हैं कि खड़ी हो जाए ताकि उन्हें कुछ वोट बैंक का फायदा हो। मैं सिर्फ इतना ही कहता हूं ये नहीं होना चाहिए। संबित पात्रा जी, उसके बाद वारिस पठान जी, मैं आपके भी पास आ रही हूं। तसीम साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। जो फिजिकल ट्रेनिंग है, कोई भी जो मॉरल ऑर्गेनाइजेशन खुद को क्लेम करता हो, उसको आखिर फिजिकल ट्रेनिंग देने की जरूरत क्या है? इस देश में कुछ ऑर्गेनाइजेशन तो आरएसएस समेत है जो फिजिकल ट्रेनिंग दिया। मतलब आपको लगता है कि फिजिकल ट्रेनिंग आरएसएस क्यों देती है? ठीक है, सवाल का मैं जवाब ले लूंगी। एक बार वारिस पठान जी, उनके भी सवाल हो जाए। वारिस साहब। जी चित्रा जी, देखिए अभी आपने देखा, मैंने देखा, संबित पात्रा बैठे, उन्होंने भी सुना, डायरेक्ट एसएसपी ने आके बोला कि जिस तरह की ट्रेनिंग आरएसएस की शाखा में दी जा रही थी, सेम तरह की ट्रेनिंग ये लोग पीएफआई वाले या एसडीपीआई वाले यहाँ लेते थे। तो अब वो एसएसपी ज्यादा इंटेलिजेंट है जो वहां पर रोज इन्वेस्टिगेशन करते हैं, सब अच्छा करते हैं, या संबित पात्रा उससे ज्यादा इंटेलिजेंट है? वहां की बात तो दोनों की इंक्वायरी होनी चाहिए। अब उन्होंने कहा ना, क्या उन्होंने कहा आरएसएस की शाखाओं में भी ट्रेनिंग दी जाती है मार्शल आर्ट की, जो ट्रेनिंग यहाँ पे दी जा रही थी। अब बात नंबर 2 जो मैंने सवाल किया संबित पात्रा को, तो उन्होंने कहा इससे रिलेटेड नहीं है, टेररिज्म से। वारिस भाई चुप होंगे तो मैं बोलूंगा। टेररिज्म का नाम सुना वारिस भाई, अब सुन लीजिए ना, नार्को टेररिज्म क्या होता है? ये जो ड्रग आ रहा है इतना देश के अंदर, कहा जा रहा है, क्यों जा रहा है, चित्रा जी बड़ी साफ सी बात है। लाठी चलाना भारत की परंपरा में, अखाड़ेबाजी करना, पहलवानी करना, ये सब भारत की पारंपरिक विरासत में जब भी जितनी शोभा यात्रा निकलती थी, जितने भी डेरे होते थे, उसमें अखाड़े अनिवार्यता होते थे, उसमें ये सब चीजें होती थी। छुप करके नहीं, सामने, सबके सामने छुप करके देश के विरोध में यहां पर इस्लामिक राष्ट्र बनाना है, इसके बारे में बोलिए ना वारिस पठान।
सामान्यतः तो वो तो यही कहते हैं कि हम तो बिल्कुल वही है जी, हम तो इस देश के लिए काम कर रहे हैं जी, सिर्फ हम इकट्ठे होकर के मार्च कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। सामने वही दिखता है, पीछे क्या है वो दिखना चाहिए। वहां पे एसएसपी ने बयान दिया है कि अरे मैं वही कह रहा हूं कि सामने जो दिख रहा है, सामने जो दिख रहा है वही कहा उन्होंने। चोरी छिपे आतंकवाद की ट्रेनिंग दिया जाना, इसको लेकर यहां पर सवाल खड़े हो रहे हैं। 10% वो कौन से लोग हैं जिनको एक छत के नीचे लाकर 2047 तक इस्लामिक राष्ट्र बनाने का ख्वाब पाला जा रहा है, और ऐसे लोगों के खिलाफ किस तरह की कार्रवाई की जाएगी। पीएफआई का जो रोल बार बार सामने आता है, उस पर बैन क्यों नहीं लगाती है सरकार। इसी से जुड़ा हुआ जो सवाल आज दंगल में देश की जनता से हमने पूछा था, क्या पीएम के कार्यक्रम में हमले की साजिश के खुलासे के बाद पीएफआई पर तुरंत बैन लगना चाहिए। आपके जो जवाब मिले हैं, 79% लोगों ने हाँ में जवाब दिया है, जबकि 21% लोगों का जवाब नहीं में है। इस पूरे मामले में अब आगे क्या भारत सरकार इस तरह का फैसला करेगी और पीएफआई पर बैन लगाया जाएगा, इस पर रहेगी आज तक की नजर। इसी के साथ दंगल में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।